दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में जो घटनाएं हुई उसमें बहुत सारे कानूनी पहलू सामने आए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सरकार ने और सुरक्षा तंत्र ने अरेस्ट किया और उन पे अलग अलग धाराओं में मुकदमे दायर किए गए। लेकिन एक कानून जिसके तहत कुछ लोग जो पंजाब में अरेस्ट किए गए उनको डिब्रूगढ़ भेजा गया और उन सब पे कानून लगाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो 1980 का कानून है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? लोकल कानून या राज्य पुलिस अपने सीआरपीसी के तहत ये कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। कारण बहुत सिंपल है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन लोगों पे लगता है जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो, चाहे वो इंसान हिंदुस्तान का हो या विदेशी नागरिक हो सकता है कि ये जो कुछ लोग अरेस्ट किए गए हों इनके पास विदेशी पासपोर्ट भी हो। अभी इंक्वायरी होनी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सब लोग जब खालिस्तान की मांग कर रहे थे और खालिस्तान एक देश के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा है, तो निश्चित रूप से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर विदेशी इंसान भी अगर इनमें कोई है, तो अगर भारत सरकार को उससे देश में खतरा दिखता है या उसको वापस उसके देश भेजना है, तब भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावधान ये है कि आपको पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है। पब्लिक ऑर्डर के साथ साथ भारत की सुरक्षा, भारत की अखंडता और भारत का किसी और देश के साथ संबंध अगर कोई इंसान खराब करेगा तो ये कानून उस पर लागू होगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि अगर कोई इंसान जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको व्यवधान करने की कोशिश करता है, तो उस पे भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आपको ध्यान होगा जब किसान आंदोलन था, देश राज्य के तरफ से जो भी सप्लाई दिल्ली आती थी उसमें व्यवधान था। भारत से अगर चाहती तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसान आंदोलन के नेताओं पे भी लग सकता था, क्योंकि वो दिल्ली में आने वाली एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाधक थे, जानबूझ के रोक रहे थे और ये कहा जा रहा था कि हम दिल्ली को चोक कर देंगे। इसका मतलब ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ था। लेकिन सरकार ने एनएसए का यूज़ नहीं किया, क्योंकि उस समय माहौल अलग था। अब बात आती है कि इस कानून के तहत कौन डिटेंशन ऑर्डर दे सकता है। केंद्र सरकार दे सकती है, राज्य सरकार दे सकती है, कोई भी अधिकारी दे सकता है जिसको सरकार ने इस तरह की पावर्स दी हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए आपको जुरिस्डिक्शन नहीं देखना है कि अगर दिल्ली में ऑर्डर निकला है तो अपराधी दिल्ली में ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप देश में कहीं से भी जुरिस्डिक्शन अगर है और अगर इस तरह का ऑर्डर निकला है एनएसए में, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करके आप उसको उस राज्य में रख सकते हैं या उसको राज्य से बाहर कहीं और भी भेज सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एनएसए कानून में कही गई है कि टेक्निकलिटीज़ के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज ठीक नहीं थी, क्लॉज पूरा नहीं था, बात पूरी नहीं कही गई थी। किसी भी तरह की तकनीकी खामियां या कोई और माइनर टेक्निकल डिफेक्ट के कारण आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर नहीं है और इसलिए इस व्यक्ति को हम अरेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह के प्रावधानों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सब टेक्निकलिटीज़ को इमैटेरियल माना गया है कि ये बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो राष्ट्र के लिए इंसान अभी खतरा है, पहले आप उसको अरेस्ट करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि जो लोग गिरफ्त में नहीं हैं, जैसे अमृतपाल अभी तक फरार है, उसके लिए क्या प्रोविज़न है? उसमें बहुत क्लियर प्रोविज़न है। जिस तरह से जो सीआरपीसी एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, उसमें भगोड़ों की संपत्ति को अटैच किया जाता है। अगर उनके ऊपर एक नोटिस दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप इतने दिन में सरेंडर कर दें या यहाँ पर्टिकुलर जगह पे उपस्थित हों, अगर वो नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर उनके कोई एसेट्स हैं, आप उसको अटैच कर सकते हैं और उसकी नीलामी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सोचना होगा कि क्या अमृतपाल के एसेट हैं
क्योंकि जिस घर में वो रह रहा है वहाँ तो उसके माँ बाप भी रह रहे हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी उनके माँ बाप के नाम पे हो, अमृतपाल के नाम पे ना हो, क्योंकि वो दुबई में रहता था। यहाँ उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी डिटेल अभी नहीं पता, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको सेक्शन 82, 83, 84 जो सीआरपीसी का है उसके तहत अटैच करके उसकी कुर्की की जा सकती है। और अगर मान लीजिए वो तयशुदा टाइम में आ जाता है तो उस कुर्की को रोका जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी वापस दी जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिटेंशन ऑफ, जो आदमी को आपने किस बिना के ऊपर अरेस्ट किया है, ये डिटेल बताना ज़रूरी नहीं। आप उसको ये बता सकते हैं कि आपने गैर कानूनी काम किया, राष्ट्र के खिलाफ काम किया, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई जानकारी ऐसी है जो सेंसिटिव है, उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आपने जिन लोगों को अरेस्ट किया और उनके पाकिस्तान में आईएसआई के साथ या किसी और के साथ, किसी खास उनके हैंडलर्स के साथ उसके फ़ोन नंबर डिटेल अगर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हाथ लगे हैं, तो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इससे बात करी। आप ये भी कह सकते हैं कि आपने पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बात करी, हमें आपके प्रेजेंस से खतरा दिखता है इस राष्ट्र की सुरक्षा को लेके, इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस मुकदमे को कोर्ट में नहीं ले जा सकते। आप, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट आपको देनी होगी कि हाँ ये आदमी अरेस्टेड है और इस पे इस कारण से कार्रवाई हो रही है। अब वो जो उस पे आरोप लगे हैं वो सही हैं या गलत हैं, अब ये कौन तय करेगा? क्योंकि हो सकता है कि गलत आदमी पकड़ा गया। इसीलिए कानून में प्रावधान है एक एडवाइजरी बोर्ड का, जिसमें वो लोगों को रखा जाएगा जो हाई कोर्ट के जज बनने के काबिल हैं, या हो सकता है रिटायर्ड जजेस हों या कोई और, मतलब जो हाई कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट होगा उसको वहाँ रखा जाएगा, ताकि हर केस को वो डिटेल में देखें, समझें। अगर उनके पास जो जानकारी रखी गई है, अगर उन लोगों को समझ में आता है कि नहीं इसमें कमी है, वो और जानकारी मांग सकते हैं। हो सकता है कि जो आदमी डिटेन किया हो गया हो उससे भी बात की जाए और उसके बाद रिपोर्ट उस पैनल को, जिसको एडवाइजरी बोर्ड कहा जाता है, उसको देनी पड़ती है, ताकि अगर कोई गलत आदमी डिटेन हुआ है तो उसके खिलाफ या उसको रिलीफ मिल सके। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जब भी वो डिटेंशन होगा 3 हफ्ते के अंदर इस तरह की आपको इंक्वायरी बिठानी होगी और एडवाइजरी बोर्ड जो होगा वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। अगर उनको लगता है कि नहीं ये गलत आदमी डिटेन हो गया है तो इमीडिएट रिलीफ उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं और जानकारी से लगता है कि नहीं आदमी देश के लिए खतरा है, तो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को परमिशन है कि वो उसको डिटेन करें, और सिक्योरिटी एजेंसीज उसको 12 महीने तक डिटेन कर सकती हैं कहीं पे भी, और ये प्रावधान दिया गया है। जहाँ तक बात है रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट में भी 7 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद आप 7 हफ्ते में रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे, और उसके बाद जो भी एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाइयाँ होंगी। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो क्यों बनाया गया। इसमें ऑर्डिनरी कोर्ट्स दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसमें जैसा मैंने पहले कहा कि टेक्निकलिटीज़ को लेके कि साहब ये जुरिडिक्शन नहीं था, ये कोई और बात नहीं थी, या इसमें लैंग्वेज ठीक नहीं थी, आप इसमें ये नहीं लिखा था, आपने जिस कारण से अरेस्ट किया वो कारण कुछ और थे, ये सब चीज़ों को बाद में इन्वेस्टिगेशन और एडवाइजरी जो कमेटी बनेगी, एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, उसके सामने सिक्योरिटी एजेंसीज रख सकती हैं, और एडवाइजरी बोर्ड के पास पूरा अधिकार है कि वो डिटेल मांग सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया। इसको इसलिए ड्रैकोनियन बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम ऑप्शन हैं अपील के, और आप वकीलों को लेके वहाँ नहीं पहुँच सकते। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास पर्याप्त एविडेंसेस हैं।
मुझे लगता है कि जिस तरह से अजनाला की घटना हुई थी करीब 1 महीना पहले पंजाब के अंदर, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने जिन लोगों के फोटोग्राफ्स आए होंगे या पुलिस को पता लगा होगा कि अमृतपाल के खास लोग हैं, उन पे पिछले 1 महीने तक सरकारी एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज का सर्वेलेंस रहा होगा। उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी की होगी और जब उनको सारी जानकारी मिल गई, उचित समय आने पर उन्होंने उस पर कार्रवाई करी और धरपकड़ करके उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के डिब्रूगढ़ पंजाब से दूर भेज दिया गया। अगर पुलिस के पास या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पुख्ता सबूत नहीं होते तो शायद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के कानून के तहत अरेस्ट करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो सिक्योरिटी एजेंसीज को जाता है कि उनके पास पर्याप्त सबूत होंगे जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई करी। तो उम्मीद है दोस्तों, आज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और उसका सिग्निफिकेंस क्या है इस तरह की जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको कंट्रोल करने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसको शेयर करें, लाइक करें। आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।